नमस्कार, ऑनबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया। बिस्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्र बजट के संबंध में सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पार्टी प्रदेश कार्यालय में इसका आयोजन किया गया है। देहरादून से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, जहां पार्टी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बजट से जुड़ी हुई है। केंद्रीय बजट के संबंध में सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट कमिटमेंट, स्वच्छ ऊर्जा पर फोकस से यह बजट सतत विकास की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है। लखपति दीदी कार्यक्रम जिस योजना ने हमारी मातृशक्ति को, बहनों को सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों ही प्रदान किया है, सम्मान प्रदान किया है। इसके माध्यम से महिलाओं को क्रेडिट लिंक्ड आजीविका से उद्यमिता की ओर बढ़ने का भी इसमें स्पष्ट योजना है। और दवाओं में 17 प्रकार की दवाओं में जो औषधियां हैं उन पर मूलभूत सीमा शुल्क में छूट का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास की स्थापना का प्रावधान करना भी महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। यह बजट ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग दोनों को मजबूत करता है। कुल मिलाकर इस बजट में विश्वास, विकास और भविष्य निर्माण तीनों का ही समावेश किया गया है। हमारे राज्य के लिए, उत्तराखंड के लिए 16वें जो वित्त आयोग की सिफारिशें हुई हैं, 16वां वित्त आयोग यहाँ आया था। उन्होंने पूरे राज्य का भ्रमण किया था। अनेक स्थानों पर वित्त आयोग और वित्त आयोग के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम गई थी। और जो 16वें वित्त ने सिफारिशें की थी उसके आधार पर 2026-27 में उत्तराखंड को जो केंद्रीय कर हैं उन योजनाओं में लगभग 23-24 हजार करोड़ रुपया मिलने की संभावना है, जो पिछले वर्ष की धनराशि से लगभग 1850 करोड़ रुपए अधिक धनराशि है। और यह अतिरिक्त संसाधन आधारभूत संरचना, निवेश और रोजगार सृजन को नई गति देंगे। पर्वतीय राज्यों के लिए विशेष फोकस उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संतुलित विकास का संकेत भी देता है। पर्वतीय ट्रैकिंग ट्रेल्स परियोजना से उत्तराखंड में साहसिक और इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। होम स्टे, गाइड, ट्रांसपोर्ट और स्थानीय उत्पादों को भी नया बाजार मिलेगा। इसके साथ साथ आईआईएम के सहयोग से हाइब्रिड मोड में मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाले 12 सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के जरिए 20 पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइडों के कौशल उन्नयन के लिए भी प्रायोगिक योजना भी इस बजट में प्रावधान किया गया कि ये योजना शुरू की जाएगी, जिससे कि हमको बहुत सारे टूर गाइड भी उपलब्ध हो पाएंगे। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत महत्व वाले सभी स्थानों के लिए डिजिटल दस्तावेज तैयार करने के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। हमारे यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और खुमानी जैसे गिरीदार फलों का प्रोत्साहन किया जाएगा। अभी जैसा पहले मैंने ये उल्लेख किया था कि जो 2 टियर और 3 टियर शहरों पर जोर देने से देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर, हरिद्वार जैसे शहरों को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनने का अवसर मिलेगा। अनेक अन्य गतिविधियों का भी जो है वहाँ पर लोगों को अवसर मिलेगा। एमएसएमई ग्रोथ फंड और विरासत औद्योगिक क्लस्टर से राज्य का हथकरघा, हस्तशिल्प, आयुष, फूड प्रोसेसिंग, स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा। हथकरघा और हस्तशिल्प की मजबूती के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का भी प्रस्ताव है। इससे देश व हमारे राज्य के बुनकरों, ग्राम उद्योगों, एक जिला एक उत्पाद पहल और ग्रामीण युवाओं को लाभ मिलेगा। हमारे राज्य में हम वैसे भी एक जनपद 2 उत्पाद की योजना को पहले से ही जो है आगे बढ़ा रहे हैं। यूनिवर्सिटी टाउनशिप की अवधारणा भी एक महत्वपूर्ण इस बजट में प्रावधान है, जिससे उत्तराखंड को शिक्षा और शोध और स्किल डेवलपमेंट
का हब बनने की दिशा में भी बड़ा अवसर मिलेगा। ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट सेंसिटिव विकास पर फोकस उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य के लिए ये विशेष रूप से अनुकूल है। इस बजट में उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए यह अवसर का बजट है जो पर्यटन के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान देगा। इसके साथ ही आयुर्वेद के क्षेत्र में जो एम्स आयुर्वेदिक क्षेत्र में बनाने का जो इस बजट में प्रावधान किया गया है, हम चूंकि इसके लिए पहले से भी प्रयास करते रहे हैं, उससे भी हमारे राज्य को विशेष लाभ उसके कारण से हम सबको मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर ये बजट हमारे लिए बहुत अवसरों को आगे बढ़ाने का बजट है। राज्य और केंद्र, हमारी सरकार केंद्र सरकार के साथ पूरा समन्वय करके और सभी प्रकार की जो औपचारिकताएं हैं, उन औपचारिकताओं को आगे बढ़ाते हुए पूरी तरह से इसको धरातल पर हम उतारने के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे। ये तस्वीरें सीधी देहरादून से आपको दिखाई जा रही है, जहां केंद्र बजट के संबंध में सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और बजट की जो भी खूबियां हैं वो जनता को बताई हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने केंद्र सरकार के आम बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से प्रस्तुत बजट विकसित भारत 2047 के संकल्प का स्पष्ट रोड मैप है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि इसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के साथ साथ समाज के हर वर्ग के उत्थान का ध्यान रखा गया है और उनके लिए ठोस प्रावधान किए गए हैं। मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्यटन प्रदेश के लिए ये बजट विकास को नई रफ्तार देगा, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों और छोटे छोटे पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। उन्होंने आपदा प्रबंधन, लखपति दीदी जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इस बजट में ये स्पष्ट झलकता है कि विकसित भारत के संकल्प में उत्तराखंड की सहभागिता सुनिश्चित होगी और प्रदेश विकसित उत्तराखंड की दिशा में आगे बढ़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो आम बजट प्रस्तुत किया गया है, वो जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प है कि 2047 तक भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली देश होगा, विकसित देश होगा, उसका एक रोड मैप है। और इसके तहत समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए प्राविधान किया गया है। हम युवाओं की बात करें, हम महिलाओं की बात करें, हम किसानों की बात करें, हम गरीबों की बात करें, हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है। उनके उत्थान के लिए इसमें बजट में प्राविधान किया गया है। केंद्रीय बजट में जल जीवन मिशन के लिए 67,670 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाने पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में खासकर ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल को लेकर गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जल जीवन मिशन के तहत मिलने वाली धनराशि से राज्य को बड़ा लाभ होगा। मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि इस बजट से प्रदेश के लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में तेजी आएगी और केवल पेयजल ही नहीं बल्कि इसके माध्यम से उत्तराखंड के हर क्षेत्र में चौमुखी विकास होगा और हर वर्ग के विकास का रास्ता खुलेगा। निश्चित रूप से हमारा प्रदेश विषम भौगोलिक प्रदेश का राज्य है और जिस तरह से पेयजल की जो पहाड़ी क्षेत्र है चाहे मैदानी क्षेत्र है, हर जगह पेयजल को लेकर के विशेष रूप से ग्रीष्मकालीन क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन समय में हमको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिस तरह से हमारे राज्य को इस बजट से लाभ मिलने वाला है, तो पेयजल से भी निजात हमारे राज्य के लोगों को मिलने वाली है। और पेयजल की ही नहीं, हर क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य का चौमुखी विकास होगा, उत्तराखंड राज्य की हर वर्ग का विकास होगा। इस बजट में प्राविधान है।
केंद्र सरकार का बजट आते ही कांग्रेस के लोगों ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। जहां बजट को लेकर बीजेपी का कहना है कि 2026 का बजट बहुत ही प्रभावित बजट है और सबको ध्यान में रखकर बनाया गया है, वहीं कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने बजट को लेकर कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट के आते ही शेयर मार्केट के दामों में गिरावट आई। केवल पूंजीपतियों को संतुलित करके बजट बनाया गया है। भाजपा का तो लाजमी है ये सब कहना, लेकिन जो वास्तविकता है, और देखिए बजट का सबसे बड़ा मानक ये होता है कि शेयर बाजार में क्या रिएक्शन हो। आपने देखा निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, उसमें भारी गिरावट आई। उसका कारण ये था कि जो फ्यूचर ट्रेडिंग है कमोडिटीज़ की, उस पर दर जो लगाई गई वो बाजार ने स्वीकार करी, उसको गलत एक निर्णय बताया। साथ ही साथ चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है और जो अमेरिकन टैरिफ है, अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए, इस पर कोई भी चर्चा नहीं हुई। अमेरिका बार बार कह रहा है वेनेजुएला से भारत तेल लेगी। ट्रंप साहब ने तो खैर हिंदुस्तान की इतनी भारी बेइज्जती कर दी है कि वाकई में सोचनीय विषय है कि भारत की सरकार क्यों नहीं मुंह तोड़ जवाब देती है। और चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है ये भी बहुत चिंता का विषय है। रूसी तेल जो हम खरीदते थे, जो हमारे लिए सस्ता पड़ेगा, ऑब्वियसली अगर वेनेजुएला से आप तेल खरीदेंगे जो कि साउथ अमेरिका में है, बनाम जो रशिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, आप वहाँ से तेल लें तो अवश्य तेल की कीमतें भी बढ़ने वाली हैं। और उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो क्या पैकेज दिया उत्तराखंड राज्य को, क्या विशेष पैकेज मिला? हमारे यहाँ हर वर्ष आपदा आती है, आपदा के लिए कोई विशेष पैकेज उत्तराखंड को। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार वासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने अध्यक्षता की। इस दौरान बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्या लेकर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान तमाम विभागों से संबंधित कुल 51 से ज्यादा शिकायतें और समस्याएं दर्ज की गई, जिनमें से 28 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जन सुनवाई के दौरान भूमि पैमाइश, नाला निकासी, जल भराव, गंदगी, सड़क, बिजली, पेयजल समेत अन्य जन सरोकार से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से सामने आई हैं। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 51 शिकायतें जन सफाई में प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 28 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को परीक्षण करने या आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संदर्भित किया गया। इसमें जो हमारा पोर्टल की समीक्षा हुई, उसमें ये देखा गया है कि 36 डेज से ज्यादा शिकायतें जिसकी पेंडिंग है, कुछ जगह पे 180 डेज से भी ज्यादा शिकायतें पेंडिंग है, तो उनको चेतावनी दी गई है और उनको शिकायतों को समय से निस्तारण करने के लिए निर्देश दिया गया। लगातार सफाई अभियान हमारा 7 तारीख को चलेगा, जिसमें पूरे जिले से समस्त विभाग, जन समुदाय, NGO, समस्त तरह के संगठन, राजनीतिक दल, संत समाज, ये सारे लोग हमारी सफाई अभियान में हमें सहयोग देंगे। और एक महाअभियान हमारा 7 तारीख को, 7 फरवरी को पूरे जिले में चलेगा, जिसमें उम्मीद है कि लाखों लोग पार्टिसिपेट। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी के सतपुली क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर गुमखाल से सतपुली के बीच किलोमीटर 175 से 196 तक सड़क के सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किया गया है। उप जिलाधिकारी रेखा आर्य ने बताया कि 2 फरवरी से 5 फरवरी 2026 तक प्रतिदिन रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वहीं दिन के समय यातायात को परिस्थितियों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा। प्रशासन ने यात्रियों से सतपुली, कंडाखाल, सिसड़ी, डेरीखाल वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने की अपील की है। निर्माण कार्य स्थल पर सुरक्षा, सांकेतिक बैरिकेडिंग और प्रकाश व्यवस्था की गई है। साथ ही आपातकालीन सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रहेंगी। उप जिलाधिकारी रेखा आर्य ने कहा कि ये अस्थायी व्यवस्था भविष्य में सुरक्षित, मजबूत और सुगम सड़क सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। धुमा कोर्ट के द्वारा जिलाधिकारी महोदय से चौड़ीकरण के कार्य हेतु अतिरिक्त समय की मांग की गई थी कि उक्त अवधि में रोड जो है बंद कर दिया जाए। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है दिए निर्देश के क्रम में पूर्ण दिन को जो है हम ये मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा नेशनल हाईवे है जिससे बहुत सारे हमारे ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हुए हैं।
तो इसके अंतर्गत जनहित और कार्यहित के दृष्टिगत रखते हुए एसओ सतपुली और तहसील प्रशासन से भी रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसके विचार विमर्श करने के उपरांत एनएच के एक्शन साहब से भी वार्ता के बाद ये निश्चित हुआ है कि हम 2 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक 4 दिन के लिए रात्रि 9 बजे से 6 बजे तक, प्रातः 6 बजे तक चौड़ीकरण के कार्य की अनुमति दी गई है, ताकि एनएच के चौड़ीकरण का कार्य शीघ्रता से पूर्ण किया जा सके। मसूरी के मॉल रोड से पटरी व्यापारियों को हटाए जाने का विवाद जारी है। नगर पालिका की कार्रवाई से बेरोजगार हुए व्यापारियों में भारी आक्रोश है, क्योंकि अधिकांश को वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी गई। वहीं पटरी व्यापारियों ने शहीद भगत सिंह चौक से गांधी चौक तक आक्रोश रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों व्यापारी, कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने रैली में हिस्सा लिया और नगर पालिका राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को उजाड़ने से पहले उन्हें व्यवस्थित करना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब पहाड़ के स्थानीय लोग रोजगार के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से इस मुद्दे पर संज्ञान लेने की मांग उठाई है। जिनका सेवा पखाड़ा सोचता हूँ कि देखिए, कोई सरकार जब बनती है उसका काम है, मजदूर है, श्रमिक हैं, किसान हैं, सबको रोजगार देना। बड़ी बड़ी बातें होती हैं। आज केंद्र सरकार ने बजट रखा, लेकिन आज केंद्र सरकार ने बजट रखते ही जिस तरह रुपए की कीमत गिरी है, जिस तरह मार्केट आज गिरा है, ये साबित करता है कि सरकार के दिल में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए कोई जगह नहीं है। आज जिस तरह मैं सोचता हूँ, चाहे मंसूरी की समस्या देख लो, हमने जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था तिवारी जी के समय में, तब हमने पहली बार एक संगठित ठेली पटरी वालों के लोगों के लिए, जो छोटे व्यापारी हैं, देखिए छोटे व्यापारियों के लिए केवल इनका परिवार नहीं पलता, इनके बच्चे नहीं पलते हैं, इससे आम लोगों को सुविधा भी मिलती है। हमारे मोहल्ले में देखिए, हर व्यक्ति बाजार नहीं जा सकता, अपने मोहल्ले में नज़दीक सब्जी की दुकान होती है, कुछ ठेली है, कुछ छोटा मोटा सामान मिलता है। माननीय घुंसुला जी भी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। अब आप इतने सालों से जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए जब तक, या तो उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था आप कर लें, तब उखाड़ना ठीक है, तब उनको हटाना ठीक है। सरकार को जो अपने नीतिगत निर्णय जो लिए हैं, उन निर्णयों पर कायम रहना चाहिए। केंद्र की सरकार ने निर्णय लिया कि हम फुटपाथ पर जो व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके पुनर्वास के लिए जो है वेंडर जोन बनाएंगे। ये निर्णय भारत सरकार का है और उत्तराखंड की सरकार ने उस पर पहल की, लेकिन अभी तक कोई स्थानीय सरकार ने कहीं पर भी वेंडर जोन की शुरुआत नहीं की। अगर वेंडर जोन बन जाता तो ये इन सब का पुनर्वास हो जाता, और इनका पुनर्वास ये कोई ताजमहल नहीं मांग रहे हैं, ये कोई बड़े बड़े भवन, व्यवसायी भवन नहीं मांग रहे हैं। ये तो सिर्फ अपना चूल्हा जलाने वाली बात कर रहे हैं कि चूल्हा जल जाए, हम मेहनत से कमाते हैं, चूल्हा जल जाए, बच्चे पढ़ जाएं, यही इनकी आकांक्षाएं। ऐसा नहीं है। आक्रोश रैली नहीं, ये बद्दुआ रैली है, क्योंकि जो हमारे बच्चे बेचारे घर में भूखे हैं या प्यासे हैं, जो भी है, आज रोज़गार हमारे पास नहीं है, और उसके ऊपर कोई निर्णय ढंग से नहीं लिया जा रहा, क्योंकि निर्णय लिया जा रहा है उनसे जो मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, उनका निर्णय लिया जा रहा है। गरीबों का निर्णय नहीं लिया गया है इसमें। इसी आक्रोश में आज हमने बद्दुआ रैली निकाली है, क्योंकि जैसे हमारे दिलों से हमारे बहनों के, हमारे जो पटरी व्यवसाय हैं, जिनको बैठाया गया है और जिनके दिल से बद्दुआ निकल रही है, आज वो बद्दुआ हम सरेआम निकाल रहे हैं। ऐसा जी, अब क्या बोलूं मैं, मेरे पास तो शब्द भी नहीं रहे, क्योंकि बोल के आज के लगभग 6 महीने हो गए। लेकिन स्थिति ऐसी बना दी है नगर पालिका परिषद के शासन ने भी और प्रशासन ने भी, कि आज जो है हमारे पास शब्द ही नहीं रहे। यानी हमको बद्दुआ शब्द ढूंढ के लाना पड़ा
कि बददुआ देनी पड़ेगी, क्योंकि आज लोग जो है सारे सड़कों के जितने हम जो है पटरी व्यवसायी थे आज भुखमरी के कगार पर है। तो आज की जो हमारी रैली, क्योंकि हम पहले भी 13 दिन जो है धरने पे बैठ चुके हैं, उसमें हमारी नगर पालिका अध्यक्ष जी हमारे बीच में आई थी। उन्होंने कहा था हम सबके बारे जो है बात करेंगे, सबकी व्यवस्था करेंगे। देहरादून नगर कोतवाली क्षेत्र में सरेआम युवती की गला रेतकर हत्या का मामला सामने आया है। घटना के बाद ग्रामीणों ने घटनास्थल से कुछ दूरी पर हत्यारोपी को दबोच लिया। बताया गया कि मृतक युवती ने कुछ दिन पहले ही आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस से शिकायत की थी। वहीं घटना से लोगों में आक्रोश का माहौल है, जिसके चलते आसपास के सभी बाजार बंद है। उत्तराखंड में 2017 से ही सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार का दावा है कि पहाड़ों में समस्याओं को तेजी से दूर किया जा रहा है, जो अजीब लगता है। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जिस आदर्श जिला कहते हैं, उस जिले में शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल नजर आता है। रिपोर्ट में देखिए। चंपावत में पाटी ब्लॉक के दूरस्थ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बांस बसवाड़ी में शिक्षकों की कमी से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। 2 महीने के भीतर 2 शिक्षकों की तैनाती की गई, पर दोनों में से एक भी शिक्षक ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। क्षेत्र के ग्रामीणों में शिक्षा विभाग के खिलाफ गहरी नाराजगी है। ग्रामीणों ने कहा, शिक्षकों की तैनाती न होने के कारण उनके बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। पंचायत सदस्य जनप्रतिनिधियों सर, इस बार हमारे स्कूल में 6 से 8 तक के बच्चों का भविष्य सर एकदम गहरे में चले गया। 2 महीने में 2 बार गुरुजी की नियुक्ति के बाद भी अभी तक कोई गुरुजी उपस्थित नहीं है। गणित, रासायनिक विज्ञान, गणित जैसे इंग्लिश ऐसे विषय में कोई गुरुजी नहीं है। यहाँ बच्चों का भविष्य बहुत ही खराब हो रहा है। अगर बहुत जल्दी गुरुजी की नियुक्ति नहीं होती तो पूरे ग्रामीण के साथ धरना प्रदर्शन के लिए हम सब तैयार रहेंगे। विद्यालय में गणित, इंग्लिश व विज्ञान के शिक्षक तक नहीं है। शिक्षा विभाग से कई बार शिक्षकों की तैनाती की मांग की गई, पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। क्षेत्र पंचायत सदस्य बांस बसवाड़ी चंद्रकला और ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में वर्तमान में 14 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। 31 अक्टूबर 2025 को विद्यालय के एक शिक्षक के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण विद्यालय में एकल शिक्षक कार्यरत है, जो हिंदी विषय के हैं। उन्होंने कहा, बच्चों की गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो गई है। हमारे राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय बांस बसवाड़ी में 2 महीने में 2 गुरुजी की नियुक्ति दी गई, पर 2 महीने में एक भी गुरुजी नहीं उपस्थित नहीं हुए, जिसमें हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अगर शीघ्र ही गुरुजी की नियुक्ति नहीं हुई तो हम ग्रामवासी धरना प्रदर्शन के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद। पूर्व में इस बात को लेकर जिलाधिकारी को पत्र दिया गया था, जिसके बाद में सहायक अध्यापक रवि शंकर को तैनाती दी गई, पर उक्त अध्यापक ने तिथि पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। पंचायत सदस्य व ग्रामीणों ने कहा कि महीने में 2 शिक्षकों की तैनाती के बावजूद वर्तमान में विद्यालय में दोनों में से एक भी शिक्षक कार्यरत नहीं है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से विद्यालय में शिक्षक की व्यवस्था करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर विद्यालय में जल्द शिक्षक की तैनाती नहीं की गई तो अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर उपस्थिति नहीं होगी तो हम धरने के लिए हम तैयार हैं। हमारी आम जनता, सारी जनता आएगी धरने पर, रोड पर उतर आएंगे। नियुक्ति होनी जरूरी है, यहाँ बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। शिक्षा विभाग की सच्चाई ये है कि बच्चों के बैठने के लिए बेंच तक नहीं है। राज्य के शिक्षा मंत्री देहरादून में बैठकर मीडिया के सवालों पर बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। स्थिति तो यह है कि विपक्ष जब व्यवस्था पर सवाल उठाता है तो सत्ताधारी पार्टी के नेता उल्टे विपक्षी नेताओं पर ही आरोप लगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।